बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री के किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बल्कि पेपर से रिलेटेड है। यानी अब पेपर नज़दीक हैं, शायद 15 जून के बाद 17 जून तक KPK के और इसी तरह फेडरल और इस तरह और बोर्ड्स के मुतवक्के हैं। तो उनमें अगर आपने तैयारी सही अभी तक नहीं की या आप बहुत ही कंसंट्रेटेड स्टडी करना चाहते हैं या ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी या एज ए पार्ट इन लॉन्ग क्वेश्चन यानी सेक्शन C में, ठीक है, तो वो मैं आपको आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये हर पेपर में बार बार रिपीटेड हो रहे होते हैं और इन क्वेश्चनों को अगर आप सही याद कर लें और सही लिख लें वहाँ पर पेपर में तो आपके इंशाल्लाह 75 में से 50+ मार्क्स आएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक दिन से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में आपके कवर हो सकते हैं। ये 25 टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जस्ट 5 मिनट्स में आपको रिमाइंड हो जाएंगे अगर आपका कंसेप्ट है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर देख लें पेपर में। ये इनमें से ही आपका पेपर 50+ मार्क्स का बनेगा कम से कम, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, सारे के सारे टॉपिक भी आ सकते हैं। यानी पेपर में जितने क्वेश्चन हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से बन सकता है और आपके फुल पेपर हो सकता है, ठीक है। आपने ज़्यादा अगर तैयारी नहीं कर सकते हैं या आपके पास रिवीजन का टाइम कम है तो इन टॉपिक को तो ज़रूर आप देख लें। या वो स्टूडेंट जो अभी तक सीरियस नहीं है स्टडी में और वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि पेपर होंगे या नहीं होंगे, ये तो अब तय है कि पेपर के बग़ैर किसी को भी प्रमोट नहीं करना। तो इसलिए पेपर होंगे और अगर आपने स्टडी शुरू नहीं की, स्टार्ट नहीं की या स्टडी आपकी स्टार्ट हुई थी लेकिन सही अभी तक नहीं हुई तो आप इन टॉपिक को देख लें। इंशाल्लाह मेरी तरफ से ये गारंटी है कि आपका 50+ कम से कम आपका पेपर इन्हीं टॉपिक में से होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा हम इम्पॉर्टेंट MCQs भी आगे मैं आपको नए लेक्चर और लेक्चर्स में आपको समझाऊंगा, आपको इम्पॉर्टेंट MCQs भी बताऊंगा। तो आप सबसे पहले वीडियो को पूरी देख लें। दूसरी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आप बेल आइकन भी क्लिक कर लें और लाइक्स भी कर लें। और अगर कोई कन्फ्यूजन इसके अलावा है या कोई और भी हेल्प आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप फेसबुक पेज भी हमारा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसके थ्रू भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं अपनी उसकी तरफ। तो आप जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करके मैं 5 चैप्टर तक, ठीक है, आपको बहुत पूरी केमिस्ट्री में आपको नहीं वो करता हूँ, जस्ट 5 चैप्टर अगर आप ये टॉपिक याद कर लें 5 चैप्टर तक, ठीक है, इन टॉपिक्स को याद कर लें तो आपका 50+ मार्क्स का पेपर हो सकता है। और ये इंतहाई शॉर्ट टॉपिक्स हैं, इंतहाई इजी टॉपिक्स हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी क्लास में कंसेप्ट बना हुआ है या अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो इन टॉपिक्स में मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं। और अगर फिर भी आपको चाहिए कि हमें और भी मज़ीद इनको स्पेसिफ़िक जो पेपर में आते हैं जिस तरह जिस पैटर्न में, तो उसके मुताबिक भी मैं आपको और वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो आप आते हैं हम अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ कि कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं। तो पहला जो हमारा चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उसमें से सबसे पहले जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये हर दूसरे पेपर में रिपीट होता है कि, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम बहुत इम्पॉर्टेंट है और इजी है, कोई इसमें इतनी साइंस भी नहीं है, जस्ट, ठीक है। इसके सवाल मुख्तलिफ हो सकते हैं। डिफ़ाइन केमिकल इक्विलिब्रियम भी आ सकता है, डिफ़ाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम या व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम, ठीक है, या व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम, या आपको थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी वो चेंज कर देते हैं कि आपका कंसेप्ट है कि नहीं। वो ये पूछ लेते हैं कि इज़ केमिकल रिएक्शन स्टॉप्स एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो इसी में भी उसका जवाब है। तो आप इस में से इसको याद कर लें
तो आपके जिस तरह भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो है इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में, तो वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये भी इंतहाई इजी वो है, इसमें भी कोई इतनी मुश्किल वो नहीं है। और आपका ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन जस्ट एक इसकी डेफिनेशन है और दूसरी इसकी जो है साथ साथ इसके जो बहुत इम्पोर्टेंट साथ मैं बता रहा हूँ वो है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम या KC जिसको कहते हैं। तो इसकी जस्ट डेफिनेशन है और फिर ये है। तो ये आपका ये भी मैथमेटिकल है, इसमें भी कोई चीज़ याद करने की वो नहीं है, जस्ट कंसेप्ट हो तो आप इसको कर सकते हैं, इतने मुश्किल नहीं है। और ये 2 लाइनों की इसकी डेफिनेशन है, वो भी हमने उस पर अपलोड इन दोनों पर किए हुए हैं, इस पर भी किया हुआ है। अब आते हैं सेकेंड चैप्टर की तरफ। तो सेकेंड चैप्टर में जो आपके इम्पोर्टेंट हैं वो कंसेप्ट्स हैं, किसके मुताबिक, कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तीनों कंसेप्ट हैं, उसमें सबसे पहले आर्हीनियस कंसेप्ट है, सेकंड वन लीविस कंसेप्ट है, थर्ड वन लोरी ब्रोंसेड या ब्रोंसेड लोरी कंसेप्ट है, एसिड बेसिस। तो इन तीनों को आप याद कर लें, इनमें से एक तो ज़रूर आता है। अक्सर पेपर में मैंने देखा हुआ है कि 2 इनमें से कंसेप्ट आए हुए हैं, तो इनमें से इस दफ़ा जितने भी चांसेस हैं वो 2 के चांसेस हैं कि 2 ज़रूर इसमें से आएंगे। ठीक है, इसमें से फिर जो आपका इम्पोर्टेंट दूसरा टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर पेपर में रिपीट हो रहा होता है वो है pH स्केल। जस्ट इसकी 2 या 3 लाइनों की डेफिनेशन है। इसके अलावा इस pH एंड pOH इसकी डेफिनेशनें हैं। ठीक है, तो ये आपकी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और साथ साथ इसमें से लास्ट टॉपिक जो है, ठीक है, जो आता है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन और 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 आप इसके लिए रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के साथ आप इसको जस्ट एक डेफिनेशन है और फिर एग्ज़ाम्पल्स हैं और साथ साथ जो इसके इम्पोर्टेंट वो है साल्ट्स, क्योंकि ये रिएक्शन और साल्ट की डेफिनेशन बहुत एक जैसी है, थोड़ी सी फ़र्क है। तो ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं और दोनों में से एक ज़रूर आएगा साल्ट्स और फिर टाइप्स ऑफ साल्ट्स। ठीक है, तो वो उसके साथ ही है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। ठीक है, थर्ड चैप्टर कौन सा चैप्टर है हमारा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें जो है पहले क्या है, ये तो आप लोगों ने 9th में भी याद किया होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन। जस्ट दोनों की डेफिनेशन में जस्ट 2 या 3 टर्म्स का फ़र्क है, बाकी एक ही डेफिनेशन है। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ एग्जांपल साथ दे दें, 2 या 3 वो भी आपको याद, जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ठीक है, मीथेन है, अल्कोहल्स की। ठीक है, तो वो आप जस्ट 3-4 एग्जांपल साथ दे दें। फिर इसके बाद आते हैं जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट दूसरा वो है वाइटल फोर्स थ्योरी।
ये भी कभी कभार आ जाती है, इतनी वो नहीं, लेकिन फिर भी इस दफ़ा जो कोर्स शॉर्ट है तो इसके चांसेस हैं, ठीक है। और वाइटल फोर्स थ्योरी के साथ साथ जो है आ जाती है इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी मैं बता देता हूँ कि हाउ वाइटल फोर्स थ्योरी वाज डिस्कार्डेड, कि वो किस तरह ख़त्म हुई या मनसूख हुई, ठीक है। तो उसमें उलर FM उलर का वर्क है, यूरिया की सिंथेसिस है, तो वो इसी में भी आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन में आ जाएगी, ठीक है। इसी के साथ एग्जांपल में आ जाएगी। पूरा एक सवाल है तो आप जिस तरह भी सवाल है तो उसको उसी तरह टुकड़े करके क्या कर दें, जवाब दे दें, ठीक है। आपका जवाब चाहे 2 लाइनों में आ रहा है या 4 लाइनों में या 5 लाइनों में, जो पूछ रहे हैं पेपर में आप जस्ट उसी के मुताबिक जाएं, ठीक है। पूरी आपको वाइटल फोर्स थ्योरी नहीं ज़्यादातर वो करनी आपने। फिर जब अगर सवाल आ गया कि हाउ वाइटल फोर्स थ्योरी वाज डिस्कार्डेड, तो फिर उसमें आप क्या कर दें, जस्ट उलर का वर्क लिख दें और आखिर में 2-3 लाइनें लिख दें कि उन्होंने किस तरह उसको गलत प्रूफ किया था वाइटल फोर्स थ्योरी को उलर ने, तो वो आप कर दें, ठीक है। फिर इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट वो है, जो जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, और आपसे 1 या 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, हेलोजन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, या ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन। साथ वो या तो आप खुद लिख लें 1-2 एग्जांपल, या वो स्पेसिफिक आपसे पूछ लेते हैं कि हाउ मैनी फंक्शनल ग्रुप इन अल्कोहल, या विच फंक्शनल ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन अल्कोहल, इन कार्बोक्सिलिक एसिड, इन कीटोन, इन एल्डिहाइड, किसी का भी वो पूछ सकते हैं स्पेसिफिक। 1, 2 या 3 का वो पूछ लेते हैं साथ साथ, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आपका जो इसी उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे बहुत शॉर्ट हैं और जस्ट आप रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ज़्यादा इस पर रट्टा लगाने की या ज़्यादा टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जस्ट आप रीड कर लें तो आप खुद से लिख सकते हैं। और अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो हमने हर क्लास की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर इन सब को आप देख सकते हैं। कहीं पर कन्फ्यूजन, अगर फिर भी कन्फ्यूजन नहीं दूर होती, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको आंसर दूंगा। इसके साथ फंक्शनल ग्रुप के बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल्स, ठीक है, अल्काइल रेडिकल्स क्या हैं और किस तरह वो बनते हैं, ठीक है। या वो पूछ सकते हैं कि अल्काइल रेडिकल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेफिनेशन, और फिर उसकी साथ साथ वही इक्वेशन, और फिर हम जिस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी, इस पर भी लेक्चर अपलोड हो चुका है, तो आप वो देख सकते हैं 10th क्लास की प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 चैप्टर्स पूरे। अब आते हैं सेकेंड लास्ट चैप्टर, यानी जो मैं 5 चैप्टरों को आपको बताऊंगा, तो उनके जो है अब हमारा 4th चैप्टर है। 4th चैप्टर में 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो भी मैं बता दूंगा कि किस तरह वो रिपीट हो सकते हैं, किस पैटर्न में वो आ सकते हैं, किस फॉर्म में वो सवाल उसी टॉपिक में से आपको दे सकते हैं। वो आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपका कंसेप्ट है तो आप इजीली जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपको जवाब मालूम होता है, लेकिन वो सवाल इस तरह वो पूछ लेते हैं कि आप पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको समझते हैं कि मुझे इसका जवाब नहीं आ रहा, या आप और आल लिख लेते हैं, स्पेसिफाई नहीं कर लेते हैं, उसका आंसर स्पेसिफिक नहीं कर देते हैं, जिसके आपको मार्क्स कम लग सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अल्केन, अल्कीन,
ठीक है। अल्काइल तो आपके अल्काइन तो आपके इस दफ़ा है नहीं, तो 2 इम्पॉर्टेंट वो हैं, तो उसमें से आपको क्या आ सकते हैं, अल्केन की डेफिनेशन, ठीक है। अल्केन के 2 केमिकल रिएक्शंस, और सिंथेसिस भी दो इन्होंने दिए हुए हैं। सिंथेसिस की भी 2 मेथड्स हैं आपके लेवल पर, और 2 रिएक्शन हैं, ठीक है, अल्केन्स के, तो वो आप याद कर लें। और मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं अल्कीन लिख लूँ तो फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन स्पेसिफाई करूंगा कि वो आपको आ रहे होंगे, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो आपको इसी तरह अल्कीन, अल्कीन्स के रिएक्शन, यहाँ पर भी 2 रिएक्शंस हैं, ठीक है, और सिंथेसिस, और 2 सिंथेसिस के मेथड्स हैं मेन। तो अब ये हो गए, अब इसमें आप तो इस तरह से याद कर लेते हैं इसी पैटर्न में, लेकिन सवाल आप कहेंगे कि सर ने तो हमें इसी तरह याद करने को कहा था, लेकिन यहाँ तो सवाल इसमें से कोई भी नहीं आया। तो सवाल होता ऐसा है, वो अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक है, कि अल्केन्स या अल्कीन के डेफिनेशन वो तो अलग चीज़ है, उसमें तो चेंजेस वो कर नहीं सकते हैं। चेंजेस वो कहाँ पर कर लेते हैं, वो इनके रिएक्शंस में या सिंथेसिस में, ठीक है। सिंथेसिस में इतना नहीं हो सकता, लेकिन उनके इस रिएक्शन में से अक्सर जो सवाल आता है वो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, कि वाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। एक ये सवाल बहुत बार बार आया हुआ है पेपर में, ठीक है, और बार बार रिपीट हो रहा है। इस दफ़े भी इस सवाल के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या एक दूसरा सवाल इनमें से एक ज़रूर ये सवाल आएगा, या वो शॉर्ट क्वेश्चन पे सेक्शन बी में या सेक्शन सी में एज ए पार्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा सवाल जो होता है इनके, वो होता है ऑक्सीडेशन, राइट ए नोट ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन एंड अल्कीन। तो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो अल्कीन की तो ऑक्सीडेशन वहाँ पर एक टर्म यूज हुई है कि ऑक्सीडेशन विद KMnO4, ठीक है, अल्कीन की, लेकिन अल्केन की ऑक्सीडेशन कहाँ है, तो जो कंबक्शन रिएक्शन है अल्केन का, तो वो उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही होती है। तो इसलिए ये सवाल, 2 सवाल इम्पॉर्टेंट, मैंने इनको तरीका भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। वो जो सवाल पहला मैंने आपसे किया कि वाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। अल्कीन्स में जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन होते हैं, अनसेचुरेशन होती है, पाई बॉन्ड एक होता है जो वीक बॉन्ड होता है, जबकि अल्केन में क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स है, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो वहाँ पर बॉन्ड को पहले ब्रेक करना होता है, फिर केमिकल रिएक्शन, यानी वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो इसलिए वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो होते हैं, क्योंकि एक प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड को आपने तोड़ना होता है, फिर उसकी जगह नया फंक्शनल ग्रुप या कोई और एटम सिंपल वर्ड में ऐड हो जाते हैं, तो वो उन बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। तो इसलिए उनके रिएक्शन क्या होते हैं, अल्केन के स्लो होते हैं, जबकि यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होते हैं, वीक पाई बॉन्ड होता है, जो थोड़ी सी भी जो है हीट से या जो टेम्परेचर होता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, उसी पर ही वो रिएक्शन कर लेते हैं और बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं, क्योंकि सब वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता नहीं है, सिग्मा बॉन्ड तोड़ने की ज़रूरत होती नहीं है, जो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड मौजूद होता है जस्ट वो क्या हो जाता है, टूट जाता है और वो एडिशन रिएक्शन उसमें हो जाते हैं, नए सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं जो मजबूत होते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाना होता है, तो इसलिए वो रिएक्शन तेज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गए। अब आते हैं, हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो 5th चैप्टर, यानी जो मैं आपको
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से, यानी 5 चैप्टरों के मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट तैयार नहीं की तो वो ये 5 में से यही टॉपिक सिर्फ जस्ट सेलेक्ट कर लें और इनको याद कर लें और इनको रिवाइज कर लें बार बार, ताकि उनका कंसेप्ट भी बन जाए और उनको पेपर में तेज़ आपने राइटिंग करनी है, क्योंकि टाइम नहीं होता है। तो इसलिए आपके जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हैं 50+ तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इनमें से ही आएंगे, इससे ज़्यादा भी आपके मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो लास्ट वो है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, ठीक है। यानी वो 8 मार्क्स से लेकर 12 मार्क्स तक इस चैप्टर में आ जाते हैं आपके क्वेश्चन। तो उनमें कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है? पहले तो आप बायो केमिस्ट्री डेफिनेशन, बायो कंपाउंड्स, ठीक है, तो ये आप याद कर लें। और इसके साथ साथ जो फिर आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं तो वो हैं कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट में दूसरा सेकंड ग्लाइकोसाइडिक, लिंकेज, ठीक है, या ग्लाइकोसाइडिक बांड या ग्लाइकोसाइड बांड, ठीक है, सेम ही मीनिंग है सबके, सिर्फ टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन में मोनोमर्स, ठीक है, आपने याद करना, या मोनोसैकेराइड जो उसके हैं, ठीक है, जस्ट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो है नहीं, यहाँ पर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी आप उनके 2, 3, 4 हैं, 4 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट दी गई हैं आपकी बुक में, तो उनको याद कर लें। उसके अलावा आप जो हैं उनके एग्ज़ाम्पल्स, इजी एग्ज़ाम्पल हैं, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज़ है, ठीक है, तो ये आपने गैलेक्टोज है, तो आपने ये 3 इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल भी साथ देने हैं। राइबोज जो है, ठीक है, पेंटोज शुगर है, तो वो भी आपका आ सकते हैं। तो 3-4 एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर जो हैं ओलिगोसैकेराइड्स, डेफिनेशन, एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है, और फिर ओलिगोसैकेराइड के साथ रिलेटेड जो है वो क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। और इस तरह पॉलीमर्स की डेफिनेशन, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स की डेफिनेशन और पॉलीसैकेराइड्स की क्या है 1-2 प्रॉपर्टीज़ हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं दी गई हैं, लेकिन उसी डेफिनेशन में उनके 1-2 प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो वो भी आप कर लें, ठीक है। फिर आ जाते हैं इसके सोर्सेज अक्सर इनके इजी सोर्सेज हैं जो आपको पता हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज जस्ट रीडिंग कर लें तो आप खुद लिख सकते हैं। और यूजेस या एप्लीकेशन या बेनिफिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, किसी तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादातर यूजेस पर आता है या यूजेस को हटाकर वो बेनिफिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो सेम ही चीज़ है, ठीक है। बेनिफिट भी उसकी यही हैं, उसके यूजेस भी वही हैं, ठीक है, तो दोनों सेम चीज़ें हैं। फिर इसके बाद आप आ जाएं सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स की डेफिनेशन के बाद क्या आ जाएगी, अमीनो एसिड, ठीक है। और अमीनो एसिड के साथ रिलेटेड जो है या प्रोटीन के साथ रिलेटेड है पेप्टाइड बॉन्ड, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं अमीनो एसिड। अब प्रोटीन को सिंपल सवाल आएगा, डिफाइन प्रोटीन, व्हाट आर प्रोटीन्स, ठीक है। लेकिन अमीनो एसिड के साथ सवाल मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जवाब एक ही होता है।
ठीक है, या तो उसी तरह व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, राइट ए नोट ऑन अमाइनो एसिड्स, सिंपल सवाल। या वो इस तरह सवाल पूछ लेते हैं, अक्सर पेपर में आए और मुझसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर ये तो हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, अब हमने पढ़ा चुके होते हैं, उनको क्वेश्चन भी लिखवा चुके होते हैं बोर्ड्स पर, लेकिन फिर भी उनको क्योंकि सवाल की वो वर्डिंग चेंज कर देते हैं, कंसेप्ट सेम होता है। अब अमाइनो एसिड में एक दो पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा है कि किस तरह आते हैं, वो व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड में कौन से फंक्शनल ग्रुप, तो अमाइनो एसिड को आप देख लें तो वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आपको बता दिए होते हैं कि एक अमाइन फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, साथ साथ सवाल दूसरे उसके साथ जुज होती है, पार्ट होता है कि राइट द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। अब स्टूडेंट सोचें कि कौन सा फार्मूला, बस जनरल फार्मूला जो उसका आपको क्वेश्चन में हमने दिया होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जनरल फार्मूले की बात करें तो कार्बन एक दरमियान में, उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक तरफ अटैच होता है, दूसरी तरफ क्या हो जाता है, अमाइनो ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर आर, ये इसका क्या है, जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, और अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो दो फंक्शनल ग्रुप हैं, अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब इन दोनों देखो नाम भी इसी फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर, अमाइनो एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से उनको अमाइनो एसिड का नाम दिया गया है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड भी हमने वीडियो अपलोड की हुई है, तो वो आप वीडियो देख लें, उसमें पूरी उसकी वो दी गई। अब इसके साथ और कौन से क्वेश्चन, तो दो क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, क्या क्या, सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ प्रोटीन्स। तो ये भी आप साथ देख लें। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, सोर्सेज बहुत ही इसके शार्ट सोर्सेज हैं। ठीक है, और यूजेस भी इसके इतने ज़्यादा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, बहुत मेन वो, क्योंकि हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। अब प्रोटीन के यूजेस, स्पेसिफिक यूजेस हैं, तो वो भी आप देख लें, ज़्यादातर आप लोगों को मालूम भी हैं, सिर्फ आपने जस्ट रीड करना है और आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हम लास्ट टॉपिक की तरफ, जो इसी चैप्टर में से यानी 5th चैप्टर जो है बायोकेमिस्ट्री में से जो सवाल आता है वो कौन सा है। फिर इसके बाद लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स की डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन है 2 लाइनों की। उसके साथ साथ लिपिड्स में जो है आपने उनका जनरल फार्मूला, और जनरल फार्मूला जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर फैट्स और ऑयल्स का होता है। ठीक है, इसी के साथ लिपिड्स की एग्जांपल्स भी हैं, 5-6 एग्जांपल्स हैं, तो वो भी आप देख लें। साथ साथ इसके जो आते हैं फैट्स और ऑयल्स की डेफिनेशन। ठीक है, या इसके साथ सवाल जो रिलेटेड सवाल ज़्यादातर आता है, अगर दोनों सवाल आ जाते हैं टॉपिक्स एक सवाल में, तो वो अक्सर सवाल इस तरह आता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, तो वो भी आप देख लें। और इसमें और जो बहुत इम्पॉर्टेंट वो है, तो वो है जिसकी वजह से
ये डिफरेंस होता है फैट और ऑयल्स में, तो वो है फैटी एसिड्स। ठीक है, तो फैटी एसिड की डेफिनेशन आप देख लें, एग्जांपल्स भी देख लें, 2-3 एग्जांपल्स साथ दिए होंगे आपके बुक्स में, तो वो भी आप राइट डाउन कर लें। ठीक है, फिर आपके उसी तरह सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स। सही है, तो ये सवाल आप देख लें, जस्ट 2 मिनट्स में आप याद कर लेंगे, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम जो लगेगा वो आधा घंटा, बहुत ज़्यादा। अगर किसी को बहुत वीक है केमिस्ट्री में तो उसको भी आधा घंटा इन टॉपिक्स पे लगेगा, और इनमें से आपके 4 to 6 या 8 तक मार्क्स आ सकते हैं इन्हीं टॉपिक्स में से। तो आपके ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनमें से ज़रूर, इसमें से 2 to 4 मार्क्स तो ज़रूर पेपर में आएगा, सिर्फ फैट्स की या लिपिड्स की उसमें से। ठीक है, अब ये हो गए आपकी 5 चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, यानी 80% जो आपका फुल पेपर। ठीक है, फुल पेपर, क्योंकि उसमें आपके पास चॉइस भी होती है, तो मैं कहता हूँ कि फुल पेपर का चॉइस के साथ 80% इन्हीं 5 चैप्टर में से आ सकता है। बाकी 20 जो है वो 3 चैप्टर और हैं, उनमें भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़े से कि कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप वो भी देख लें। अगर आप 75/75 मार्क्स का पेपर कर सकते हैं, करने की जस्तजू है या इंटरेस्ट है, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये तो आपका क्या है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो फिर आपके 70+ मार्क्स इन्हीं उसमें से आ सकते हैं। ठीक है, 50+ तो मैं गारंटी देता हूँ, आपके 60+ से ऊपर यानी 70 तक इनमें से आ सकते हैं इन्हीं 5 चैप्टर में से, क्योंकि आपके पास चॉइस भी होते हैं। तो चॉइस के साथ आप अगर वो कर लें तो फिर भी आपके पास 1-2 सवाल की चॉइस बच जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन में आपका शॉर्ट क्वेश्चन 8 के 8 हो जाएंगे अगर आपने 5, और इसी तरह आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी से 2 क्वेश्चन तो मैं गारंटी देता हूँ कि इन्हीं 5 चैप्टर में से आपके हो जाएंगे। थर्ड वन आपकी किस्मत है, आधा हो सकता है या पूरा वो भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा इंशाल्लाह जो और टॉपिक 3 चैप्टर हैं, तो उनमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, तो ये आप पहले याद कर लें। फिर भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपने वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं और हमारी टीम आपके लिए इस और भी हेल्पिंग वीडियो अपलोड करने के लिए एनर्जाइज हो जाते हैं। तो आप वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें।